नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रसन्न कुमार सिंह मुकुल की एक दिलचस्प किताब की। उनकी आत्मकथा है विज्ञान यात्रा, प्रसन्न की आत्मकथा। हाँ, और लेखक ने शुरुआत में ही ये साफ किया है कि ये उनकी सच्ची कहानी है। हालांकि वो मानते हैं कि कुछ पात्र, कुछ घटनाएं वो शायद सिंबॉलिक हों, मतलब सांकेतिक। बिल्कुल। कहानी का सेटअप भी बड़ा अलग है। पटना में पुनपुन नदी के किनारे, और हमारा मुख्य पात्र है मूक, जो कि जैसा नाम से लगता है काफी खामोश किस्म का है और गहरी निराशा में डूबा हुआ है। उसे लग रहा है जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। सही। तो आज हम इसी आत्मकथा के कुछ हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन का अर्थ क्या है, ज्ञान असल में है क्या, और कैसे निराशा से आशा की तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं मूक के संघर्ष से। हाँ, मूक की कहानी थोड़ी तकलीफदेह है। वो असल में वैज्ञानिक बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। और उसकी एक और मुश्किल थी प्रोसोपेग्नोशिया, मतलब उसे चेहरे पहचानने में दिक्कत होती थी। अच्छा, ये तो काफी मुश्किल होता होगा रोजमर्रा की जिंदगी में। और आत्मविश्वास भी कम था शायद। हाँ बिल्कुल। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, जैसे तुक्का लगाने वाला या थियोलॉजी करने वाला कहकर चिढ़ाते थे। और शायद इसी सब के चलते वो मूक बन गया, एकदम खामोश। 42 की उम्र में उसे लग रहा था कि बस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। और ऐसे ही एक बहुत नीचे गिरे हुए पल में जब वो आत्महत्या करने की सोच रहा था, तभी एंट्री होती है मरियम की, एक रहस्यमयी किरदार। और वो उसे रोकती है। हाँ, रोकती है और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है। वो कहती है, तुमने आत्महत्या तो उसी दिन कर ली थी जिस दिन तुम मूक हुए थे। अरे हाँ, खोजों की हत्या कर दी, आविष्कारों की बलि दे दी। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी चोट करने वाली बात है। मतलब अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी आवाज को मार देना, वो भी एक तरह की मौत है। एग्जैक्टली। मरियम का यही पॉइंट था। वो समझाती है कि जीवन एक लैब की तरह है और तुम रिसर्चर हो। भगवान ने ये जिंदगी दी है बोलने के लिए, खोजने के लिए, चुप रहने के लिए नहीं। और वो भाग्य और कर्म के सिद्धांत की भी बात करती है कि इंसान जन्म के साथ अपना भाग्य लाता है, पर मृत्यु के समय अपने कर्म साथ लेकर जाता है। सही कहा। इसी बातचीत में मरियम उसे कहानी सुनाती है ना? वो कुल के नरक के पत्थर वाली। हाँ, वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। नरक में आत्माओं को सजा मिली है कि एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी पर ले जाना है, और वो पत्थर बार बार नीचे लुढ़क जाता है। सिसिफस वाली कहानी जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ज्यादातर आत्माएं क्या करती हैं, या तो वो इसे अपनी किस्मत मान लेती हैं, चलो ठीक है करते रहो, ये अच्छे लोग हैं। अच्छा। या फिर दूसरे वो हैं जो हार मान लेते हैं, आलसी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कोशिश करना। लेकिन एक तीसरा बंदा भी था, कुल। हाँ, कुल। वो अलग था। उसने उस सजा को, उस पत्थर को उठाने गिराने को ही अपना एक्सपेरिमेंट बना लिया। कमाल है। कैसे? वो पत्थर को बार बार उठाता और जोर से पटकता। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो पत्थर घिसने लगा, छोटा होने लगा। अच्छा। और जिस चोटी पर उसे ले जाना था वो भी पत्थर पटकने से थोड़ी समतल हो गई, एक पगडंडी जैसी बन गई। अरे वाह। और आखिर में कुल उस घिसे हुए छोटे पत्थर को चोटी पर टिका देता है और वो मुक्त हो जाता है। ये तो बेहतरीन कहानी है। और मुंह किससे कैसे जुड़ता है? मुंह को एकदम से क्लिक होता है। उसे अपनी रोज की जिम्मेदारियों वो पत्थर लगती हैं, और जिंदगी वो पहाड़ की चढ़ाई, जहां हर शाम लगता है कि पत्थर वापस वहीं आ गया। समझ गया। लेकिन कुल की कहानी से उसे ये समझ आता है कि शायद कोशिश करने के तरीके में, अपने नजरिए में दिव्यता खोजी जा सकती है। मतलब हार मानने के बजाय उस काम को ही बदल दो। सही बात। तो मूक का नजरिया तो बदला, पर अब उसके मन में सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल, भगवान कौन है? हाँ, वो मरियम से पूछता है, भगवान साकार है, निराकार है, या है ही नहीं? ये तो करोड़ों का सवाल है। मरियम क्या जवाब देती है? मरियम का जवाब थोड़ा विज्ञान के एंगल से आता है। वो कहती है कि ये तीनों रूप असल में ऊर्जा और हमारे देखने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा कैसे? वो कहती है कि जीवन खुद एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है, तरंग है, और जो बहुत सारे लोगों की आस्था, उनकी कलेक्टिव एनर्जी एक जगह फोकस होती है, तो एक साधारण पत्थर भी चमत्कारी लगने लगता है। मतलब ऊर्जा को सही दिशा देना, उसे केंद्रित करना जरूरी है। दिलचस्प है। और यहीं पे वो ज्ञान की 3 कैटेगरीज बताती है, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। हाँ, ज्ञान वो है जो हमें पता है, जो हमें सिखाया गया है, परंपरा से मिला है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। विज्ञान वो प्रक्रिया है जिससे हम अज्ञात को जानने की कोशिश करते हैं,
एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, सवाल पूछना। और प्रज्ञान? प्रज्ञान वो है जो अभी अज्ञात है, एक इंट्यूशन, अंदर की आवाज, एक संभावना, जिसे मरियम शायद भगवान से जोड़ती है। वो कहती हैं कि ये अभी हमारी समझ से परे है पर मौजूद है। तो इस हिसाब से तो हर इंसान में एक साइंटिस्ट छुपा है। बिल्कुल, मरियम का यही कहना है। प्रज्ञान को यानी इंट्यूशन को विज्ञान यानी खोज में बदलना, ये वैज्ञानिक का काम है। और फिर उस विज्ञान को यानी उस खोजी हुई चीज को ज्ञान बनाना, उसे स्थापित करना, ये गुरु का काम है। और उस ज्ञान को बांटना, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाना, ये गृहस्थ का। वाह, ये तो ज्ञान का पूरा साइकिल हो गया। ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान और फिर वापस। हाँ, एक तरह से। इसके बाद मरियम मूक को अस्तित्व की और गहरी बातें बताती है, इस बार और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से। अच्छा, जैसे कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा है। वो बात करती है कि सब कुछ मूल रूप से अणुओं और परमाणुओं से बना है, और परमाणु भी अंदर से ज्यादातर खोखले हैं, लेकिन वो ऊर्जा तरंगों से भरे हैं। इन्हीं से बनते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स भी। इन कणों में लगातार मूवमेंट होती है, स्पिन, वाइब्रेशन। इसी मूवमेंट से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसी फील्ड से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, कूलम का नियम वगैरह। बिल्कुल, और गुरुत्वाकर्षण भी, चीजों का आपसी खिंचाव, ये सब ऊर्जा के खेल हैं। ये ऊर्जा का क्षेत्र ही हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारी भावनाओं का बेस बनता है। अच्छा, और वो 3 विमाओं की भी बात करती है ना? हाँ, 3 विमाएं, द्रव्यमान, क्षेत्र यानी स्पेस, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गई। हाँ। और समय, भूत, वर्तमान, भविष्य। और 3 तरह की ऊर्जा। हाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पदार्थ वाली ऊर्जा, मतलब E=mc² वाला कॉन्सेप्ट। तो प्रकृति क्या है? ऊर्जा प्लस गति प्लस संतुलन। ये सब सुनकर तो मुख का दिमाग घूम गया होगा। उसका तो जैसे पूरा नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल, वो इतना प्रभावित होता है कि मरियम को माँ कहने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ है। वो खुद को द्विज महसूस करता है। द्विज यानी 2 बार जन्मा हुआ। हाँ, और उसे एक सपना या कहें एक विजन भी आता है, बिग बैंग का। कैसे ब्रह्मांड सिकुड़ा, फिर महाविस्फोट हुआ, कण बने, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे तत्व बने। सही, फिर तारे बने, ग्रह बने, और कैसे इंसान ने धीरे धीरे 118 तत्वों की खोज की। ये पूरी कॉस्मिक जर्नी उसे दिखती है। तो ये पूरी यात्रा मूक की है, एक गहरी निराशा से उठकर खुद को फिर से पहचानने, खोजने और एक तरह से द्विज बनने तक की। बिल्कुल, और इसमें कुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि लगातार कोशिश करने और अपना नजरिया बदलने से कैसे मुश्किलों को पार किया जा सकता है। और ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान का जो फ्रेमवर्क है वो हमें अस्तित्व को समझने का एक तरीका देता है। हाँ, आखिर में मरियम की कविता की वो लाइन याद आती है, समझना है तो दिल से समझो, हर जीवन का अपना एक रोल है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये जो ज्ञान है, विज्ञान है और जिसे हम शायद प्रज्ञान या परमात्मा कहते हैं, क्या ये वाकई अलग अलग चीजें हैं? या फिर ये सब एक ही परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग रास्ते? शायद खोज जारी रखनी चाहिए।